सोचिए, अगर एक सुबह आप उठें और पूरी दुनिया को ये पता चल जाए कि अब इंसानों के पास जीने के लिए सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं, आसमान से मौत बरसने वाली हो, सरकार सच छुपा रही हो और आपको अचानक एक मैसेज आए कि सिर्फ आप और आपका परिवार बचाए जाएंगे, लेकिन उस सेफ जगह तक पहुंचने से पहले दुनिया इंसानियत खो दे, तो क्या आप अपने परिवार को बचा पाएंगे या फिर इस तबाही में सब कुछ खत्म हो जाएगा? आज की कहानी सिर्फ एक कॉमेट की नहीं है, ये कहानी है डर की, टूटते रिश्तों की और उस पिता की जो दुनिया खत्म होने से पहले अपने परिवार को बचाने के लिए हर हद पार कर देता है। कहानी शुरू होती है दुनिया भर के न्यूज चैनलों से, जहां हर तरफ सिर्फ एक ही खबर चल रही होती है। एक विशाल कॉमेट जिसका नाम क्लार्क रखा गया है, पृथ्वी के बेहद करीब आने वाला है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका कुछ हिस्सा धरती के पास से गुजरेगा, लेकिन सरकार और मीडिया लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, कि यह सिर्फ आसमान का नजारा होगा। इसीलिए लोग डरने के बजाय उत्साहित हैं कि कॉमेट को देखना एक जिंदगी भर का यूनिक एक्सपीरियंस होगा, जिसकी कहानियां वो लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को सुनाएंगे। बल्कि इसे तो एक खूबसूरत आसमानी नजारा बताया जा रहा होता है। लोग खुश हैं, उत्साहित हैं, हर कोई अपने परिवार के साथ इस ऐतिहासिक पल को देखने की तैयारी कर रहा है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही रात इंसानी सभ्यता की आखिरी रात बनने वाली है। अब कहानी हमें मिलवाती है फिल्म के लीड कैरेक्टर जॉन गैरेटी से। जॉन एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है जो ऊंची ऊंची इमारतें बनाता है। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन अंदर से उसका परिवार टूट रहा होता है। उसकी पत्नी एलिसन उससे नाराज रहती है। दोनों के रिश्ते में दूरियां आ चुकी हैं, लेकिन एक चीज अब भी उन्हें जोड़े हुए है, उनका छोटा बेटा नेथन। नेथन बहुत मासूम और प्यारा बच्चा है, लेकिन उसे डायबिटीज है। वह हमेशा इंसुलिन इंजेक्शन पर निर्भर रहता है और यही बीमारी आगे चलकर इस कहानी को और ज्यादा दर्दनाक बना देती है। अब जॉन अपने घर पर एक बीबीक्यू पार्टी रखता है ताकि सब लोग मिलकर कॉमेट का नजारा देख सकें। घर में हंसी मजाक चल रहा होता है, लोग खाना खा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। सबको लगता है कि ये रात जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होगी, लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। इसी बीच एलिसन जॉन को बियर लाने के लिए मार्केट भेजती है। जॉन जैसे ही बाहर निकलता है, वह आसमान में उड़ते हुए कई मिलिट्री एयरक्राफ्ट देखता है, फिर सड़क पर मिलिट्री टैंक्स। अब उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर सेना इतनी एक्टिव क्यों है? वह जल्दी से सुपरमार्केट में जाता है और तभी उसके फोन पर एक इमरजेंसी अलर्ट आता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से मैसेज में लिखा होता है, जॉन गैरेटी और उसका परिवार विशेष सुरक्षा योजना के लिए चुना गया है। लेकिन जॉन इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाता। उसे लगता है शायद कोई मॉक ड्रिल होगी, लेकिन सरकार जो सच छुपा रही थी वह कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया के सामने आने वाला था। जॉन घर लौटा है और अपनी बीवी को बताता है कि उसे एक इमरजेंसी अलर्ट आया है, लेकिन एलिसन उसे बताती है कि न्यूज में इतना कुछ खतरनाक तो दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है कि वह मॉक ड्रिल हो। जॉन कहता है कि सरकार हमसे कुछ छुपा रही है। अमेरिका के आधे मिलिट्री एयरक्राफ्ट और टैंक्स सड़कों पर आ चुके हैं। तभी वे दोनों लिविंग रूम में उस नजारे को देखने के लिए भागते हैं जिसका बेसब्री से यह सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि अब कॉमेट अटलांटिक महासागर में गिरने वाला है, जिसको देखने के लिए न्यूज एंकर्स और सभी गेस्ट्स एक्साइटेड हो जाते हैं। अब कॉमेट अटलांटिक महासागर की ओर गिरता है, लेकिन कोई भी धमाका नजर नहीं आता। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अगर कॉमेट गिरा तो धमाका क्यों नहीं हुआ। तभी जॉन का घर बहुत तेजी से हिलने लगता है, जैसे कोई भूकंप आया हो। जॉन घर के बाहर निकलकर देखता है, एक सूखी शांति और फिर तूफानी वेव्स सब कुछ तबाह कर देती है। जॉन घर के अंदर भागता है और न्यूज में पता लगता है कि आखिरी वक्त पर कॉमेट ने अपनी दिशा बदल ली है और वह फ्लोरिडा के ईस्ट कोस्ट से जाकर टकराया है। धमाका इतना जोरदार होता है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर तक धरती हिल जाती है। जो लोग टीवी पर यह घटना देख रहे होते हैं, उनकी आंखों के सामने इमारतें उड़ जाती हैं, आग का गोला उठता है और लाखों लोग एक ही पल में मौत के मुंह में समा जाते हैं। न्यूज एंकर बताते हैं कि यह कॉमेट कई हजार टुकड़ों से मिलकर बना है, जिसका बस एक छोटा सा टुकड़ा फ्लोरिडा के ईस्ट कोस्ट पर टकराया है और बाकी टुकड़े भी धरती से जल्द टकरा सकते हैं। अब जो होने वाला था उसके लिए कोई तैयार नहीं था। पूरी दुनिया में दहशत फैल जाती है। इसी बीच जॉन के फोन पर फिर वही अलर्ट आता है। अब उसे एहसास होता है सरकार सिर्फ चुनिंदा लोगों को बचा रही है। उसके आसपास खड़े पड़ोसी पूछते हैं कि यह मैसेज किस बारे में है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई अलर्ट नहीं आया। तभी पहली बार हमें एहसास होता है कि यह चयन हर किसी के लिए नहीं है। सरकार सिर्फ चुनिंदा और उपयोगी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। पार्टी में मौजूद हर शख्स सहम जाता है। आसमान गूंज रहा है और धरती कांप रही है। लोग समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए चेतावनी है। जॉन तुरंत अपने परिवार को लेकर निकल पड़ता है, लेकिन बाहर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका होता है। लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हर सड़क पर अफरा तफरी मची हुई है। और तभी एक औरत उनकी गाड़ी के सामने आकर रोने लगी है, अगर मुझे नहीं ले जा सकते तो कम से कम मेरी बेटी को बचा लो। उस पल जॉन के चेहरे पर जो दर्द होता है वो बता देता है कि दुनिया अब इंसानियत और मौत के बीच फंस चुकी है। सरकार ने निर्देश दिया है कि वहीं से विमानों के जरिए सुरक्षित जगह पर ले जाया जाएगा। रास्ते में चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है। हजारों गाड़ियां एयरबेस की तरफ दौड़ रही हैं। सड़क पर लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ट्रैफिक जाम है और हर इंसान बस
यही चाहता है कि किसी तरह अपने परिवार को बचा ले। जॉन को बार बार अपने फोन पर सरकार की चेतावनियां मिल रही होती हैं। अब वे लोग रॉबिन्स एयरफोर्स बेस पहुंचते हैं, जहां हजारों लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री मिल रही होती है जिनके हाथ में ग्रीन ब्रेसलेट है। लेकिन जैसे जैसे वे एयरबेस के करीब आते हैं, भीड़ और गुस्सा बढ़ता जाता है। एयरबेस के गेट पर पहुंचते ही उनका सामना सख्त सुरक्षा से होता है। वहां हजारों लोग खड़े हैं जो अंदर घुसना चाहते हैं, लेकिन सैनिक उन्हें धक्का देकर रोक रहे हैं। जॉन और उसका परिवार ग्रीन ब्रेसलेट दिखाकर अंदर जाने में सफल होते हैं, जहां उन्हें बोइंग के बड़े बड़े हवाई जहाज दिखाई देते हैं और उनकी सांसों में एक पल के लिए राहत आती है कि अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन ये राहत ज्यादा देर टिकती नहीं। सुरक्षा चेकिंग के दौरान जॉन को पता चलता है कि उनके बैग में नेथन की दवाइयां और इंसुलिन तो है ही नहीं। वह नेथन से पूछता है तो वह उन्हें बताता है कि शायद इंसुलिन और दवाइयां गाड़ी में ही रह गई हैं। अब जॉन एलिसन को प्लेन में सवार होने के लिए कहता है और वह जल्दी से नेथन की दवाइयां गाड़ी से निकालने के लिए चला जाता है। काफी देर हो जाती है तो एलिसन एक सैनिक से अपने पति के बारे में पूछने लगती है। इसी दौरान सैनिकों को पता चलता है कि नेथन डायबिटीज का मरीज है और वह इंसुलिन पर निर्भर है। अचानक माहौल बदल जाता है। सैनिक कहते हैं कि सरकारी नियमों के अनुसार जिन लोगों को गंभीर बीमारियां हैं उन्हें इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे लोग भविष्य में सर्वाइवल मिशन के लिए बोझ साबित होंगे। ये सुनते ही एलिसन का दिल टूट जाता है। वह रोते हुए कहती है कि यह अन्याय है। वह उनके सामने बहुत विनती करती है, लेकिन सैनिक किसी की नहीं सुनते। आखिर में एलिसन कहती है कि अगर आप मेरे बेटे को नहीं जाने दे रहे तो कम से कम मेरे पति को ढूंढ दीजिए, जो शायद अभी तक उस प्लेन में सवार हो चुका होगा, क्योंकि अब दुनिया में इंसान की कीमत उसकी उपयोगिता से तय हो रही थी। उधर जॉन नेथन की दवाइयां लेने गाड़ी तक गया होता है और जब तक वह लौटता उसकी पत्नी और बेटा बेस से बाहर निकाले जा चुके होते हैं। लेकिन जॉन को ये सच बाद में पता चलता है। वो प्लेन में चढ़ जाता है। उसे लगता है उसका परिवार किसी दूसरे विमान में होगा, लेकिन एक आदमी उसके हाथ में इंसुलिन देखकर पूछता है, बीमार बच्चे की दवा लेकर तुम प्लेन में कैसे आ गए? और उसी पल जॉन समझ जाता है उसका परिवार अंदर आया ही नहीं। उसकी आंखों में डर उतर आता है। वो तुरंत प्लेन रुकवाने की कोशिश करता है और तभी हजारों लोग मिलिट्री बैरियर्स तोड़कर एयरबेस के अंदर घुस आते हैं। चारों तरफ गोलियां चलने लगी हैं, चीखें गूंजने लगी हैं और पूरा एयरबेस नरक बन जाता है। लेकिन जॉन किसी तरह वहां से बच निकलता है। अब कहानी और ज्यादा अंधेरी हो जाती है। धरती पर जगह जगह कॉमेट गिर रहे हैं, शहर खत्म हो रहे हैं और इंसान धीरे धीरे इंसानियत खो रहा है। एलिसन अपने बेटे को लेकर भाग रही होती है। लोग अब यह समझ चुके हैं कि यह कोई साधारण कॉमेट नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर मौत का साया है। जैसे जैसे दुनिया में तबाही बढ़ रही है, इंसानों के बीच का भरोसा, इंसानियत और नैतिकता धीरे धीरे टूटने लगती है। जॉन अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश करता है। जॉन चारों ओर दौड़ता है, नाम पुकारता है, लेकिन उसे पत्नी और बेटा कहीं नहीं दिखते। दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं रह जाता। वह अपनी गाड़ी के पास जाता है, जहां उसे एक नोट मिलता है कि उसकी पत्नी उसके बेटे को लेकर अपने पापा के घर जा रही है। ये देखकर जॉन की सांस में सांस आती है, लेकिन यह जुदाई बेहद भावुक और डरावनी है। क्या यह लोग दोबारा मिल पाएंगे या नहीं? उधर एलिसन अपने बेटे को लेकर अपने पिता के घर जाने का फैसला करती है। उसे लगता है कि अगर सरकार ने हमें नहीं बचाया तो शायद पिता की छत तले हुए वे सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन उससे पहले उसे नेथन के लिए दवाइयों का इंतजाम करना। लेकिन सुपरमार्केट में लोग खाने और दवाइयों के लिए एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तभी वहां गोलियां चलने लगती हैं। किसी के पास खाना नहीं है और सबको यह डर है कि आने वाले कुछ घंटों में हालात और बदतर होंगे। इसीलिए लोग एक दूसरे को मारने में भी नहीं हिचक रहे। एलिसन किसी तरह वहां से निकल भागती है और रोड पर लिफ्ट मांगने लगती है। अब कानून खत्म हो चुका था, सिर्फ डर बचा था। इसी बीच एलिसन एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी है। वो एक अजनबी परिवार की गाड़ी में बैठ जाती है और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉन रास्ते में एक डेमो में लिफ्ट लेता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसके सामने बैठे आदमी को उसका ग्रीन बैंड दिख जाता है और उसकी मांग करने लगता है। लेकिन जॉन बताता है कि बैंड मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। लेकिन वो आदमी लड़ाई करने लगता है और देखते ही देखते छोटी सी मारपीट एक भयंकर लड़ाई में बदल जाती है, जिससे टेमो पलट जाता है और कई लोगों की जान चली जाती है। लेकिन जॉन बच जाता है और वह फिर से सड़क पर घूमने लगता है। और इधर कुछ डरावना होता है। शुरुआत में वे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें नेथन का ग्रीन ब्रेसलेट दिखाई देता है, उनकी आंखों में लालच उतर आता है और फिर वो एलिसन को धक्का देकर नेथन को अगवा कर लेते हैं। एक माँ अपने बच्चे के पीछे सड़क पर भागती रह जाती है। उसकी चीखें सुनकर भी कोई नहीं रुकता, क्योंकि अब हर इंसान सिर्फ खुद को बचाना चाहता था। दूसरी तरफ जॉन भी अपने परिवार को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ एक ही मकसद था, अपने परिवार को ढूंढना। उधर वो कपल नेथन को लेकर मिलिट्री बेस पहुंचता है और वे नेथन को धमकी देते हैं कि अगर उसने किसी को सच बताया तो वह अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाएगा। वे गाड़ी रोकते हैं और देखते हैं कि हर जगह भीड़ नजर आ रही है। वे भीड़ को साइड करते हुए मिलिट्री बेस के अंदर एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। वे सैनिकों को बताते हैं कि यह नेथन उनका
उनका बेटा है और हम इसके माँ बाप हैं। हमारा ब्रेसलेट कहीं खो गया है, लेकिन सबूत के तौर पर हमारे पास नेथन का ब्रेसलेट है। तभी सैनिक नेथन की रोती हुई शक्ल देखता है। तभी नेथन भी सच उगल देता है कि इन लोगों ने मेरी माँ को रास्ते में धक्का दे दिया और मुझे अगवा करके यहाँ लेकर आ गए हैं। सैनिक तभी नेथन को उस कपल से छीन लेता है और कपल को हथकड़ियों में डाल देता है और नेथन को सेफली बेस के अंदर ले जाते हैं। अब एलिसन बेतहाशा भागती है और उसे कुछ लोग मिलते हैं जो उसे मिलिट्री बेस तक लिफ्ट देते हैं। वह मिलिट्री बेस पहुंचती है और चिल्ला चिल्ला कर सबसे पूछती है कि उसका बेटा कहाँ है। वह बताती है उसके बेटे का नाम नेथन है और उसे कपल ने अगवा कर लिया था, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। वह मिलिट्री बेस के और अंदर जाती है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि उसने उसके बेटे को देखा है। वह उसे मिलिट्री के कई सारे टेंट में ले जाता है, लेकिन नेथन कहीं नहीं मिलता। आखिर में एक टेंट में नेथन उसे दिखाई देता है। दोनों माँ बेटे एक दूसरे को रोते हुए गले लगाते हैं। एलिसन अपने बेटे से माफी मांगती है कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। एक नर्स उसे जाकर बताती है कि आपका बेटा बहुत बहादुर है और वह एलिसन से पूछती है कि वे कहाँ जा रहे हैं। एलिसन बताती है कि वे अपने पापा के घर जा रहे हैं। नर्स उनकी हेल्प के लिए उनके बैग में बहुत सारी दवाइयाँ और सप्लाई डाल देती है और बताती है कि एक मिलिट्री बस इस ओर जा रही है, हम आपको वहाँ छुड़वा देंगे। ये सुनकर वह नर्स को गले लगा लेती है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मूवी का माहौल बेहद गहरा और भावुक हो जाता है। एक तरफ जॉन अकेला और घायल है जो अपनी पत्नी और बेटे से मिलने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ एलिसन और नेथन भी अभी तक पूरी तरह सेफ नहीं है और आसमान में हर गुजरते मिनट के साथ कॉमेट के और टुकड़े गिरते जा रहे हैं। धरती के हिस्से तबाह होते जा रहे हैं। जॉन जैसे तैसे एलिसन के पिता के घर पहुँचता है और वहाँ देखता है कि एलिसन और उसका बेटा अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। अब एलिसन का पिता और जॉन घबरा जाते हैं, कॉल करने के लिए भागते हैं और इधर हम एक मिलिट्री बस को इलाके में आते हुए देखते हैं। उसमें से एलिसन और नेथन निकलते हैं। निकलने के बाद एलिसन एक लोकल फोन बूथ से जॉन को कॉल करती है। तभी जॉन और उसके पिता उन दोनों को लेने के लिए भागते हैं और आखिरकार यह परिवार इकट्ठा हो जाता है। लेकिन यह खुशी बस कुछ देर की ही थी। आसमान में बार बार आग के गोले चमक रहे हैं। हर जगह तबाही और मौत की खबरें हैं। वैज्ञानिक अब खुलकर कह रहे हैं कि यह कॉमेट पृथ्वी से टकराने वाला है और उसके टकराने से पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। सरकार ने ग्रीनलैंड में विशाल अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए हैं और वहीं शायद इंसानों की आखिरी उम्मीद बची है। एलिसन के पिता जॉन से नाराज हैं क्योंकि जॉन ने किसी दूसरी औरत के साथ उसकी पत्नी एलिसन को चीट किया था, लेकिन जॉन उन्हें विश्वास दिलाता है कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा और वह उसकी पत्नी और बेटे का हमेशा ख्याल रखेगा। एलिसन का पिता कहता है कि उसे उस क्लासिफाइड जगह के बारे में पता है जहाँ पर वे ग्रीन बैंड वाले चुने हुए लोगों को लेकर जाने वाले हैं। वह बताता है कि सरकार ने ग्रीनलैंड में बंकर बनाए हैं और तुम लोगों को वहां पर जाना होगा। उसके अलावा अब कोई जगह नहीं बची है। सरकार ने सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही बचाने का फैसला किया है। एलिसन अपने पिता को भी तैयार होने को कहती है, लेकिन वह बड़े प्यार से कहते हैं कि तुम लोग नेथन को लेकर निकलो, लेकिन खुद पीछे रुक जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं हर कोई नहीं बचेगा। वो अपनी बेटी से कहते हैं माँ बाप का काम बच्चों को बचाना होता है। ये सुनकर एलिसन रो पड़ती है और वह ग्रीनलैंड के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अब समय बहुत कम था। अब शुरू होता है मौत से भी ज्यादा डरावना सफर, ग्रीनलैंड तक पहुँचने का सफर। सड़कें लाशों से भरी हैं, गाड़ियां छोड़ दी गई हैं और लोग पागलपन की हद तक पहुंच चुके हैं। वे कई बार लुटेरों से बचते हैं, कई बार छिपकर गुजरते हैं और कई बार खुद को समझाते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी। रास्ते में छोटे छोटे इंसुलिन के इंजेक्शन नेथन को बचाए रखते हैं, लेकिन यह भी सीमित है। तभी उनको रेडियो पर पता चलता है कि अभी वे जिस हाईवे पर सफर कर रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कॉमेट गिरने की संभावना है। जल्दी से जल्दी एक सेफ शेल्टर ढूंढे। अगले ही पल आसमान से आग की बारिश होने लगती है और फिर उन्हें पता चलता है कि कुछ प्राइवेट पायलट्स ग्रीनलैंड जाने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। तभी एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि सुबह के 8 बजे एक फुटबॉल स्टेडियम से भी बड़ा कॉमेट ईस्टर्न यूरोप से टकराएगा और यह कॉमेट उस कॉमेट से भी कई गुना ज्यादा बड़ा और भयंकर होगा जिसने डायनासोर की सारी प्रजाति को मिनटों में खत्म कर दिया था। ये सुनकर सब हके बके रह जाते हैं क्योंकि शायद वे लोग इस समय से पहले ग्रीनलैंड के उस बंकर तक ना पहुंच पाए। पर एलिसन जॉन को दिलासा देती है कि वे लोग थोड़ा जल्दी करेंगे तो बच जाएंगे। वे लोग पूरी रात सफर करके एयरपोर्ट पहुंचते हैं और देखते हैं कि सिर्फ 2 ही प्लेन हैं और एक उड़ान भर चुका है और दूसरा रनवे पर आ चुका है। वह सारी ग्रिल्स तोड़कर गाड़ी सीधा रनवे पर प्लेन के सामने लगा देता है और प्लेन रुक जाता है। थोड़ी बहस के बाद उन लोगों को प्लेन में जगह मिल जाती है, लेकिन कॉमेट आने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और वे लोग अभी ग्रीनलैंड से बहुत दूर हैं। ये सब सोचते सोचते जॉन की आंख लग जाती है। वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ बिताए हुए सारे अच्छे पलों को याद करता है। क्या पता ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। इतने में
सुबह हो जाती है और कॉमेट गिरने में बस 10 मिनट बाकी है। तभी प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। सब लोग बाहर देखते हैं कि कॉमेट आ चुका है। पायलट प्लेन का कंट्रोल खो देता है और प्लेन एक आइसबर्ग से जाकर टकरा जाता है। तभी जॉन देखता है कि वो ग्रीनलैंड में है और बंकर बस कुछ ही दूरी पर है। वह सबको लेकर वहाँ के लिए निकल जाता है। वे पूरी ताकत से वहाँ भागते हैं। पीछे आसमान में दुनिया खत्म हो रही होती है। चारों तरफ धमाके, आग, राख और मौत। लेकिन आखिरकार सैनिक उन्हें बंकर के अंदर जाने देते हैं और जैसे ही विशाल दरवाजे बंद होते हैं, धरती का सबसे बड़ा धमाका होता है। मुख्य कॉमेट पृथ्वी से टकरा चुका था। ऊपर पूरी दुनिया जल रही थी, लेकिन नीचे कुछ लोग अब भी जिंदा थे। सैब लॉग एक दूसरे को कश कर पकड़ लेते हैं। 9 महीने बीत जाते हैं। बंकर का दरवाजा खोला जाता है। बाहर निकलते ही सब देखते हैं कि पृथ्वी अब पहले जैसी नहीं रही। शहर खंडहर बन चुके हैं, जंगल राख में बदल गए हैं और आसमान काला पड़ गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन अब भी बचा है। धीरे धीरे लोग बंकर से बाहर निकलते हैं और दुनिया को फिर से बनाने की उम्मीद के साथ एक दूसरे की ओर देखते हैं। फिल्म का अंत बेहद भावुक और आशावादी है। जॉन, एलिसन और नेथन हाथ थामे खड़े होते हैं और उनके पीछे बची हुई मानवता खड़ी होती है। तबाही सबको तोड़ चुकी है, लेकिन परिवार की ताकत और इंसान की जीने की इच्छा ने उन्हें एक नया मौका दिया है। ये मैसेज साफ है, चाहे हालात कितने भी बुरे हों, इंसान तब तक हार नहीं मानता जब तक उसके पास अपने अपनों का साथ है। तो इंसान फिर से जीना सीख ही जाता है। और इसी इमोशनल और टेरिफाइंग एंडिंग के साथ ग्रीनलैंड की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।